हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। और आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन 14 अगस्त को पंकज सर शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, तो आप लोग उनकी क्लास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमें बात करनी है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। तो क्या होता है इलास्टिसिटी? कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हिंदी में कहते हैं अपरूपक बल अप्लाई करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही जो एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स का इफेक्ट है, वो हट जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आता है। So this property of substance is called elasticity। समझ पा रहे हैं? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य अपरूपक बल अप्लाई करते हैं तो वस्तु का जो आपका आकार होता है, आकृति होती है, बदल जाती है। किंतु जैसे ही अपरूपक बल का इफेक्ट खत्म होता है, यानी उसको हटाते हैं, तो वस्तु क्या होती है, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है ना? जैसे आपकी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? स्टील की। आपका जो एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो आपके कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्टील से भी ज्यादा होती है। स्टील, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी गिलास की, फिर उसके बाद आ जाएगी रबर की। जनरली एक दो बार ऑप्शन पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में भी, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, शायद पूछा ना जाए। तो स्टील, गिलास, रबर, इसके बाद आप कोई भी गीली मिट्टी की बात कर लें, तो जनरली सबसे ज्यादा जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए होंगे सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा स्टील की होती है। ठीक। प्लास्टिसिटी क्या होती है? तो प्लास्टिक सब्सटेंस कि जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब आप अप्लाई करें और वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में ना आ पाए डिफॉर्मिंग फोर्स के इफेक्ट को हटने पर, इस टाइप के ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। हिंदी में सुघट्टता कहते हैं, है ना? तो ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य बल का प्रभाव हटाने पर वह वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं, सो ऐसे पदार्थों के जो गुण होता है उसे सुघट्टता कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। ठीक है? तो ये बात ज्यादा नहीं करनी है, तो सीधे बात आते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में बताया, हुक्स ने बताया, हुक का नियम। तो थोड़ा सा और पहले छोटे छोटे डेफिनेशन जान लेते हो कि नियम चर्चा करने से पहले। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है कुल के फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, प्रेशर के जैसा, लेकिन एक्चुअली प्रेशर है नहीं। अगर इसकी डायमेंशनल यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी ml की पावर -1 t की पावर -2। यही आपकी जो डायमेंशन है वो प्रेशर की होगी, यही प्रेशर की होगी, यही स्ट्रेस की होगी, और यही डायमेंशन किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी, चाहे वो यंग मॉडुलस का है, चाहे वो आपका बल्क मॉडुलस का है, कोई मॉडुलस का है। ये सारी की सारी जो डायमेंशन है सभी मॉडुलस की होगी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं कह देता हूँ। अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबकी डायमेंशन यही रहेगी। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अप्लाई ऑन पर यूनिट एरिया। अगर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेस की हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल। अगर बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। तो देखो वीडियो साफ आ रहा है उसमें, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, सही है। हाँ आ रहा है, तगड़ा आ रहा है। देख लो, पर बच्चे ना कहें कि समझे भी कि नहीं। आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखो बस। चलो क्या करें। तो अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन आपकी 3 टाइप्स की होती है। स्ट्रेस भी 3 टाइप्स का होता है। अगर आपका लेंथ के लिए बात हो स्ट्रेन की, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल है आपका चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल है आपका ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल वैल्यू। सो जो चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और हिंदी में कहते हैं इसको अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है? अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम,
इसे कहेंगे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। और अगर आप बात करें एंगल विद रिस्पेक्ट डेल्टा थीटा अपॉन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल थीटा जो भी, इसे कहेंगे आप इसे हिंदी में कहते हैं अपरूपण विकृति। क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति। इंग्लिश में कहते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? शीयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इस तरीके की आपकी 3 टाइप्स की आपकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। वैसे स्ट्रेस भी होता है ना, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेस के लिए हर फॉर्मूला यही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। सो आपके 3 टाइप्स के मॉडुलस होते हैं। इसके पहले हुक के नियम की बात कर लेते हैं। तो हुक ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस हिंदी में वाले याद रखें, इसको प्रतिबल कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। ठीक है। यानी जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा इनटू स्ट्रेन। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस कांस्टेंट को ही कहते हैं आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारे फॉर्मूले बना रहा हूं। सो आपकी क्या होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्या है? इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसने सब बताया था आपका? हकेल्स ने रूल्स दिया था ये कि जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो स्ट्रेस होता है यानी फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज्यादा इसमें चेंज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। सो अगर लेंथ के हिसाब से बात करें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यंग मॉडुलस की बात करें तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस तो यही रहेगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी जब आप इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो आ जाएगा FL अपॉन AL। अगर मान लीजिए कोई उसने वायर लिया है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से लटका दिया है तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी। सो जो आपका यंग मॉडुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg कैपिटल L अपॉन AL। इस तरह से यंग मॉडुलस हो जाएगा। बल्क मॉडुलस में आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे, यानी बल्क मॉडुलस में किसकी बात करेंगे? बल्क मॉडुलस को B से लिखते हैं और B इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया तो अपनी जगह रहेगा, ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। यानी आपका हो जाएगा बल्क मॉडुलस FV अपॉन A इंटू डेल्टा V। ठीक है। ये आपका हो गया बल्क मॉडुलस। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे नीटा से लिखते हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? ये तो यही रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। जनरली से प्रेशर से भी लिखने लगते हैं। डिफॉर्मिंग और क्या कहते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो स्ट्रेस है उसको P से लिखने लगते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन थीटा से नीचे इक्वल टू आ जाए P इंटू थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। से आपका होता है क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस प्रकार से 3 मॉडुलस हो गए। यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बल्क मॉडुलस और ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबके लिए देखिए इसके लिए भी डायमेंशन नहीं रहेगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाए तो स्ट्रेन की जो आपकी डायमेंशन है डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। तो स्ट्रेन का कोई लेना देना नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? स्ट्रेस के बराबर होगी, जो मैंने लिखा था। ठीक है। फिर चाहे आप यंग मॉडुलस की बात करें, यहाँ भी स्मॉल एल कैपिटल एल से कोई मतलब नहीं, mg अपन यही लिखा है, यानी फिर से आपको वही हो जाएगा स्ट्रेस के बराबर, है ना। सेम चीज इसके लिए होगी, इसके लिए भी होगी, क्योंकि डेल्टा थीटा थीटा से कोई लेना नहीं, प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इसके बाद आप बात करें कंप्रेसिबिलिटी, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से लिखते हैं और ये आपकी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बल्क मॉडुलस के, यानी 1/बीटा के b के इक्वल होता है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से शो करते हैं और क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/b बल्क मॉडुलस। ठीक है। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डायमेंशन पूछी जाती है जनरली कंप्रेसिबिलिटी, सो इसको याद रखिएगा। सो जनरली अगर इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ देख लें कि जो हमने हुक का नियम बताया है ये केवल आपका फॉलो होता है इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी केवल तभी तक लागू होगा जब तक इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस नहीं होगी। अगर इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर कहीं वापस नहीं आएगा। जैसे किसी रबर बैंड को, स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग को खींचते जाओ
तो कुछ एक लिमिट होगी, जब ये वापस आएगी फिर से वापस आएगी, लेकिन जब उसको खींच के बिल्कुल सीधा कर दोगे तो वापस नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, पहले स्ट्रेस सीधे जाएगा, यानी आपका जो आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो ये पहले सीधा जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? जब इसको आप खींच दें, जैसे स्प्रिंग है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब आपने उसको खींच दिया तो फिर जब वो सीधा वायर बन जाए ना, तो कोई वहां पर स्ट्रेस नहीं होगा, फिर वो वायर के हिसाब से अपना नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर आप स्ट्रेन इसकी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी विकृति अगर बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे इस पर क्या होगा, जो कार्य करने वाले प्रतिबल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फिर क्या होगा, अगर आप लिमिट को क्रॉस कर दिए तो फिर क्या हो जाए, फिर स्ट्रेस घटने लगेगा, क्योंकि आपने ज्यादा उसे बिगाड़ कर दिया, वापस आ नहीं सकती, तो शायद स्ट्रेस घट जाएगा और फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से इनके लिए ग्राफ बनते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स इनको देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी जो टॉपिक में जितना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, छोटी छोटी बातों रिपीट कराना था, मैं करा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, इसको हटा रहा हूं। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर बात करें तो पहली बात तो आती है फ्लूइड्स क्या होते हैं। सो फ्लूइड्स गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड्स में आते हैं, ठीक है, जिनमें भी आपका फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सो फ्लूइड्स में अगर आप आइडियल फ्लूइड की बात करना चाहें तो वैसे तो कोई आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, माना जाता है कि जो आपका लिक्विड हीलियम होता है वो आइडियल फ्लूइड माना जाता है। फिलहाल होते क्या है आइडियल फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड जिनमें कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी दोनों की वैल्यू 0 हो, ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए श्यानता और संपीड्यता दोनों की वैल्यू 0। संपीड्यता का मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि उन्हें कंप्रेस न किया जा सके। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो फ्लूइड्स के बीच में लगता है, सरफेस के बीच में, यानी जब आपकी कोई सरफेस अगर मूव कर रही है तो ये कहना चाह रहा है कि नीचे वाली सरफेस पर कोई फोर्स ना लगे, यानी जो भी लिक्विड फ्लो होगा वो विदाउट काइनेटिक एनर्जी लॉस किए ही आगे बढ़े। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी होती जब ये वाली ऊपर वाली लेयर मूव करेगी तो नीचे वाली लेयर क्या है, इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रुकना चाहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसके साथ ये भी चलेगी उतनी वेलोसिटी से नहीं। फिर उसके बाद इस वाली सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो वैसे कोई भी लिक्विड आपका क्या होता है, आइडियल फ्लूइड्स नहीं होता है, क्योंकि अगर गैसों की बात करें तो गैसों में ऐसा हो जाता है कि ऊपर वाली लेयर आपकी मूव करे, नीचे वाली लेयर हो सकता है ना मूव करे, ठीक है ना। यानी अगर गैसों की बात करें तो गैसों में जनरली आपका क्या होता है, 0 विस्कोसिटी तो नियरेस्ट मान सकते हैं, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं होती, यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, उसे कंप्रेस कर सकते हैं। सो अगर गैसों के लिए देखें तो विस्कोसिटी तो लगभग 0 होती है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं होती। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के लिए कंप्रेसिबिलिटी तो 0 हो सकती है, यानी अगर आप कंप्रेस करें तो कंप्रेस नहीं होगी। जैसे मान लीजिए पानी भरा है किसी बर्तन में और आपने उसको पुश किया नीचे की ओर तो क्या वो बाहर आ जाएगा, कंप्रेस नहीं होगी। भाई 2 लीटर पानी से आप 1 लीटर में बनाते हैं, ठीक है, यानी कंप्रेसिबिलिटी तो 0 होती है, लेकिन विस्कोसिटी 0 नहीं होगी। अगर आपका वाटर लेयर मूव करेगी तो नीचे वाली लेयर में भी क्या होगा, धीरे धीरे मोशन होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे चलेगी। हाँ, वेलोसिटी में चेंज जरूर आ जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हमारी जो डिस्टेंस है वो डेल्टा जेड है और जो वेलोसिटी है vx थी, और जब जैसे जैसे सबसे नीचे वाली लेयर पर आए तो जो वेलोसिटी वो चेंज होगी। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी डेफिनेशन जान सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए आपको सारे फॉर्मूले जरूर आना चाहिए, वहां से आप कम से कम 2-3 डायमेंशन तो सही कर ही ले जाएंगे। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने बताया फ्लूइड्स क्या है जिनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आइडियल फ्लूइड्स क्या है जिनमें विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी दोनों 0 हो। कोई फ्लूइड्स आपका आइडियल फ्लूइड्स नहीं होता है जनरली। गैसों की बात करें तो गैसों में आपका 0 विस्कोसिटी तो पाया जाता है नियरेस्ट, एक कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं होती है, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता, सब जानते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका कंप्रेसिबिलिटी तो लगभग 0 होता है, इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन विस्कोसिटी 0 नहीं होती है। हाँ, कहा जाता है कि जो आपका लिक्विड हीलियम है, हीलियम सेकेंड, वो आपका आइडियल फ्लूइड माना जाता है, ठीक, लेकिन वो अभी आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर बात करें आप फ्लूइड प्रेशर की, तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है मैं सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट, जब किसी फ्लूइड को किसी बर्तन में भर देते हैं तो क्या करता है, उसकी दीवारों पर फोर्स लगाता है, उसकी बाल्स पर
फोर्स लगाता है। सो परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया पर, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। मैंने मान लिया आपका कोई मान लीजिए बर्तन है और इसमें आपने क्या किया कि लिक्विड भर दिया, लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा सरफेस पर। सो किसी लिक्विड को किसी बर्तन में भरने पर जितना प्रेशर अप्लाई होता है उसे लिक्विड प्रेशर कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, प्रेशर की वैल्यू तो क्या होती है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, इसकी यूनिट तो मैं बता चुका हूं पीछे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी वो भी अभी आप पीछे देख चुके हैं, m l की पावर -1 t की पावर -2। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t की पावर -2 l स्क्वायर 1 और 2 -1 हो जाएगा। अदर यूनिट्स हैं प्रेशर की जो आपको जरूर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यहाँ तक ये बता दो एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था कि टॉर है किसकी यूनिट है, टॉर। ठीक है ना, तो आपको इन सारी चीजों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें तो प्रेशर की जैसे देगा निम्न से इन द गिवन फ्लोइंग विच आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, या इनमें से कौन सी यूनिट प्रेशर की नहीं है, तो मैं बता दूं कि इसकी यूनिट टॉर होती है जिसकी वैल्यू होती है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप 1 पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल भी इसकी यूनिट है। ठीक है, क्यों है बताएंगे, पास्कल की चर्चा जरूर करेंगे हम। ठीक है, दूसरी यूनिट आपकी क्या होती है, टॉर। ठीक है, एक और होती है इसकी यूनिट बार। सो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 पास्कल। बात वही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, इसके अलावा एक और है 180 m, 180 m इक्वल टू 1.0123 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, Hg के मरकरी कॉलम से भी, मरकरी के कॉलम से भी इसको मापा जाता है ना, तो होता है 76। अगर 180 m इक्वल टू आप बात करें या 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, वो होता है किसके बराबर, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। ठीक है, मरकरी के लिक्विड कॉलम के हिसाब से इसको मेजर किया गया है। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपकी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। 1 टॉर इक्वल टू कितने होते हैं, 1 बार इक्वल टू क्या होता है, कि किसकी यूनिट है, इन सारी चीजों को। ठीक है, सो आप प्रेशर की बात समझ चुके हैं। अगर बात करें कि कोई लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, सो मैंने मान लिया कि प्रेशर मतलब पर यूनिट एरिया की बात करें, मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है इस तरीके से, है ना। सो प्रेशर का मतलब क्या है, आपको निकालना है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कहां से आएगा, लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से आएगा। लिक्विड का वेट कितना होगा, m इंटू जी। m क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो से लिख देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाए, जो प्रेशर आ जाए किसी लिक्विड कॉलम की वजह से वो कितना हो जाए, h रो जी। h क्या है, उस लिक्विड कॉलम की हाइट है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर निकालना कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर यहाँ पर लिक्विड की वजह जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी एच, और प्लस यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसे आप P0 कहेंगे। और ये P0 बिना किसी लॉस के यहाँ तक भी अप्लाई होगा, यानी यहाँ पर जो टोटल प्रेशर हो जो कितना है, P0 प्लस रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, सो किसी भी अगर पॉइंट पर आपको प्रेशर निकलना तो इतना होता है हमेशा। ठीक है, और जरा बात कर लेते हैं पास्कल्स लॉ की, वेरी इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से। सो पास्कल्स ने बताया था कि अगर किसी लिक्विड की सरफेस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बिना लॉस हुए ही वो क्या होगा, इक्वली सारी की सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए लिक्विड की सरफेस पर आपने पी प्रेशर अप्लाई कर दिया टोटल, तो वही पी प्रेशर इधर भी होगा, वही पी प्रेशर इधर भी होगा, वही पी प्रेशर इधर भी होगा। आप कहीं भी देखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जो आपका प्रेशर होता है बिना किसी लॉस के ही क्या होता है, सारी डायरेक्शन में
मूव कर जाता है। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए ऐसे कोई है, एक छोटा सा मैं हाइड्रोलिक बना देता हूं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक पिस्टन लगा हुआ है P1 और इस तरह आपने फोर्स लगा दिए F1 नीचे की ओर, और यहां पर मान लीजिए कोई लोड है, बड़ा सा लोड है, ये लोड है और ये आपका पिस्टन है P2, यहां पर लिक्विड बना हुआ है 2 सिलेंडर का। तो पास्कल्स ने क्या बताया है कि जो आपका प्रेशर होता है वो बिना किसी लॉस के क्या होता है, लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की क्वांटिटी जितनी सरफेस पर हर जगह इक्वली अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर P1 प्रेशर अप्लाई किया, या मान लीजिए यहाँ पर F1 फोर्स अप्लाई किया, तो F1 फोर्स क्या करेगा, लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करेगा, वही प्रेशर क्या होगा इस वाले पिस्टन पर लगेगा। यानी दोनों ही जगह प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जो F1 हो जाए वो क्या हो जाएगा, F2 इंटू A1 अपॉन A2। ठीक है ना। यानी अगर आप इस वाले पिस्टन के एरिया जितना ज्यादा कर देंगे A2, तो जो F1 क्या अप्लाई किया गया फोर्स है, ये F2 क्या है, लोड के ऊपर लगाया गया फोर्स है, लोड के ऊपर लगाया। तो अगर आप F1 की वैल्यू क्या करेंगे, अगर ये आपका A1 जितना कम होगा F1 की वैल्यू उतनी कम आएगी, A2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F1 की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। और अगर F2 के हिसाब से देखें आप, F2 इक्वल टू आ जाएगा क्या, F1 A2 अपॉन A1। यानी आपका क्या है, लोड का फोर्स है, कितना ज्यादा लोड है, तो अगर आपका A2 क्या है, ज्यादा है, A1 कम है, A1 कम A2 ज्यादा, तो जो लोड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा। यानी अगर आप, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर में देखा होगा आपने, जो नीचे की ओर एक छोटा सा ब्रेक टाइप का लगा होता है, इतना छोटा सा होता है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं, यानी F1 हो गया वो, ये आपने F1 लगाया और उसके एरिया काफी कम होता है, और ये लोड है, ट्राली है जो पलटा रहा है पिस्टन द्वारा। ठीक है ना। तो F की वैल्यू काफी ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसके लिए जो पिस्टन होता है ना, एक बड़ा सा पिस्टन निकलता है, ठीक है ना, उसके एरिया काफी ज्यादा हो, तो उस हिसाब से आपका फोर्स क्या होता है, कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जो आपने फोर्स अप्लाई किया वर्क तो ही कर रहा है, लेकिन उसको कई बार मल्टीपल कर देते, क्योंकि आपका पास्कल्स लॉ वहां पर यूज होता है। तो प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, सेम चीज आप गाड़ी के ब्रेक में भी यूज करते हैं, थोड़ा सा इशारा लगाया और पूरा का पूरा जो गाड़ी का टायर होता है वो जाम हो जाता है, बड़ा सा प्रेशर उस पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जनरली आप समझ सकते हैं। यानी आपके जो आपके हाइड्रोलिक पंप होते हैं, आपकी जो लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक जो भी चीजें होती हैं, लोड होते हैं इस तरीके से, वो सब किस पर बेस्ड होते हैं, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल से आपके एप्लीकेशन थे पास्कल लॉ के ना, हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, इन सब जगह पर आपका पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड होते हैं। इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, आप इसको जरूर बुक में देखिएगा। फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी उसकी अगर फोटो तो आती हो तो उसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई यू शेप्ड कोई ट्यूब है, इस तरीके से, मान लीजिए कोई यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, कह देगा कि यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक, और कह देगा कि यहाँ पर मान लीजिए ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ मान लीजिए मरकरी भर दी है या कोई भी सब्सटेंस भर दी है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई दूसरा सब्सटेंस भर दिया, मान लीजिए जिसकी डेंसिटी कुछ है, या मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं आपने मरकरी ही भर दिया, ये मरकरी भर दिया है और यहाँ पर ऑयल भर दिया है, ठीक है। सो जनरली क्या करेगा, इसकी आपको हाइट दे देगा और इसकी हाइट पूछेगा,
या दूसरी चीज में ये कर सकता है कि एक की डेंसिटी दे दो, दूसरी डेंसिटी दे दो। उसमें सिंपल से एप्लीकेशन यूज करना आपको कि मान लीजिए आपको यहाँ पर वाटर है और इसके लेवल पर हाइट देगा वो, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा पता करना है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लगा देना कि प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी कॉलम, यानी रो किसका, मरकरी का, इंटू जी, और हाइट किसकी, मरकरी की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो चीज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा रो किसका, ऑयल का, जी एच ऑफ ऑयल, और प्लस क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ वाटर का भी लेवल है, इसके लिए क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर, जी एच ऑफ वाटर। उसमें डायग्राम में बना के देगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आप एच मरकरी की निकाल सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला आपको लगाना है, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हमेशा क्या होता है, इक्वल लेवल पर है दोनों पॉइंट, तो आप प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखना इसके क्वेश्चन आपके आते हैं और जनरल देख लो, उसमें आप हेल्प भी ले सकते हैं, एग्जांपल दिए होंगे ढेर सारे। तो आपका इस तरीके से आपका फ्लूइड प्रेशर तो खत्म होता है। जरा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बर्नौली थ्योरम की। तो उसके पहले थोड़ा बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है कि जब आप किसी अनयूनिफॉर्म ट्यूब से लिक्विड को फ्लो कराते हैं, आपको पता है कि अगर जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर जो लिक्विड फ्लो होता है वो धीमा होता है ना। जैसे कई जगह देखा होगा सबके घरों में, जो आपके बाथरूम में छोटी सी एक नली टाइप की लगी होती है, तो अगर जितना आपका पतला मुंह होगा उसका, तो वहां से लिक्विड का प्रेशर उतना ही ज्यादा हो गया। जनरली ऐसे आप करते हैं कि जब किसी चीज को दुल्ला उल्ला होता है तो पाइप को ऐसे दबा लेते हैं हल्का से, यानी थोड़ी जगह देते हैं, तो वहां पर जो क्या होता है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है और तेजी से आगे तक वाटर जाता है। ठीक है ना, यानी मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक आपकी यूनिफॉर्म ट्यूब है, यहाँ पर मान लीजिए जो एरिया है वो A1 है और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है वो V1 है, और यहाँ पर जो एरिया मान लीजिए A2 है और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, V2 है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, यहाँ से ज्यादा पानी आएगा। अरे वॉल्यूम में चेंज थोड़ी होगा कभी, जितना यहाँ वॉल्यूम वही वॉल्यूम यहाँ होगा, जितना पानी आएगा उतना बाहर निकलेगा। और वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। यानी किसी भी पॉइंट पर यहाँ देख लो एरिया और जो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी आपका एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कहीं पर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम सिंपल सा इतना बताती है, मैं आपको बता पा रहा हूँ कि किन्हीं भी अगर किसी अनयूनिफॉर्म ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक तो उसकी मोशन में से काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरा लिक्विड क्या करेगा, जो पीछे वाले पार्टिकल्स है वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स से प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर एनर्जी होगी। तीसरा, मान लीजिए यहाँ पर जो ट्यूब है इसका आपका लेवल अलग है, कुछ इस तरीके से रखा है, तो मान लीजिए आपका ग्राउंड है, यहाँ से हाइट H1 है और यहाँ पर हाइट H2 है, तो दोनों जगह आपका क्या होगा, हाइट भी अलग अलग है वाटर के मास की, और हाइट का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी कम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, सो यहाँ पर आपका क्या, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किन्हीं भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की निकाल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए H1, और काइनेटिक एनर्जी तो होता तो क्या है, mgh होता है, mv² होता है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर आपका m की जगह आपका क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम से भाग करें तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। सो P1 प्लस आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1, रो का मतलब क्या, पर यूनिट मास है ना, और 1/2 रो V1² इक्वल टू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट कंपेयर करना, तो प्रेशर एनर्जी P1 रो जी H1 पोटेंशियल एनर्जी, और ए आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, किन्हीं भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपकी बर्नौली थ्योरम, इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन लग सकते हैं। बाकी बेटा मैं बता दूं, फिर से बता दूं कि आप अगर एनसीईआरटी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, मैं सिर्फ उन टॉपिक को लेके चल रहा हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट है।
कर ले वो तो कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, कार्नोट इंजन की, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं करना तो ये भी हो सकता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में 12th के ही पेपर्स की बात कर पाए। तो आप कार्नोट साइकिल जरूर एक बार पढ़ लीजिए। मैं फिर से इसको बता दूं, खासतौर से एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है, किसी इंजन की दक्षता इतनी है, कितना वर्क होगा, कितनी हीट लेगा, तो वहां से पढ़ जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज इतना ही काफी है और थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें बेटा। आपके पास पुराने नोट्स रखे होंगे 11th 12th से, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। बस मेरा काम, कोशिश मेरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कर लें, मैं एक बार आपका रिवाइज करा सकूं कम टाइम में, और आपको एक बार याद दिला सकूं कैसे क्या चीजें थी, है ना। बाकी आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी अगर आपको एक प्रयास करना है, क्योंकि इस साल बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म पड़े हैं एलयू में, ठीक है ना। तो बेटा थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।